नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल के इस नए अध्याय शातिर क्रिमिनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपराध मात्र व्यक्ति का नहीं बल्कि हमारे पूरे समाज की विफलता का प्रमाण है। स्त्री के अपने गुण होते हैं और पुरुष के अपने गुण होते हैं, लेकिन जब से समाज ने औरतों को पुरुषों से कम आंका है तब से लेके आज तक औरतें अपने बराबरी के हक के लिए संघर्षरत हैं। औरतों के साथ हो रहे अत्याचार कहीं ना कहीं पुरुष की मानसिकता का घोतक है कि वो औरत के साथ कुछ भी कर सकता है और औरत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आखिर कौन था वो अपराधी जो भरी दोपहर अपने अपराध के लिए उपयुक्त जगह का चुनाव करता है और फिर बेखौफ होकर एक महिला को उस जगह ले जाकर अपनी हवस का शिकार बनाता है? कहां से आता है ऐसा दुस्साहस? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे दरिंदों के सर से कानून का खौफ खत्म हो गया है, या औरतों पर होती दरिंदगी की खबरों को सुनते सुनते इन अपराधियों ने ऐसे कुकर्मों को अपना हक समझ लिया है? बस भैया, आजा मीता। ले भैया, ये भी ले, मिठाई लीजिए छोरा भाई। हाँ चल मीता, आज गृह प्रवेश है ना थारो। अच्छा रुक 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 रुक, एक मिनट, रुक 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 रुक, एक मिनट। चल आजा। थारी आँखों का सुरमा प्यारा लागे, रे चोखा लागे रे मन। अरे क्या कर रहे हो? रुको रुको, क्या हुआ? मने दो। मैं अरे तू आराम कर, मैं कर लूंगा। ठीक काम करोगे और मैं आराम ना। लाओ मने दो और वो डब्बो लेकर आओ। अच्छा ठीक है। कहीं हुई हो? लग गई। क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। शर्मा रही है, मेरे से शर्मा रही है। देख, आज से हम दोनों एक दूसरे की परछाई हैं, एक दूसरे के सच्चे साथी, दुख में भी और सुख में भी, है ना? कोई आ गया। कौन है? हमारे को मालूम है आप लोग नाराज हो हमारे से, पर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मैंने तो बस प्रीति की मदद की, सरपंच जी के छोरे अंकुर के साथ भागने में। वे दोनों ब्याह करना चाहते थे एक दूसरे से। अरे झूठ मत बोल सुबोध, तू मेरी छोरी को बेला फुसला के ले गया था और जब उसे तेरी नियत का पता चला ना तो वापस आ गई। नहीं नहीं, ये सही नहीं है। आप चाहो तो प्रीति को बुला के पूछ लो। तू पंचों के सामने मेरी छोरी को बेइज्जत करना चाहे? नहीं आएगी वो यहाँ। सरपंच जी, एक बार अंकुर को बुला के तो पूछ लो ना, सब साफ साफ हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो? तो सुनो, मेरे छोरे को बदनाम करता है। मारो इसे। नहीं नहीं नहीं, हमारी बात तो सुनो। मारो इसे, हाथ जोड़, मारो इसको। रुक जाओ, मत मारो, मैं जाके हाथ जोड़ू तू। मत मारो, मत मारो, मत मारो। रेनू, तुम्हारी भाग्य रेखा देखी मैंने, पक्का कोई लॉटरी लगने वाली है। कुछ भी अनशन मत बोला। अरे पाग, अंडरस्टैंड नहीं बोल रहा हूँ, सच बता रहा। एक सेकंड दो, ये देखो, ये जो रेखा है ना, इसमें साफ लिखा है कि तुम्हारी वे बहुत तेज चल रहा है। हीरो समझते अपने आप को? कौन है भाई आप? बताओ तुझे कौन हूं मैं? क्या कर रहे हैं? क्यों? शादी मुझसे कर रही हो, मजे इसके साथ कर रही हो। शादी? क्या बोल रहा है रेनू ये? झुंडू शादी मंगेतर है मेरी, अगर इसके आसपास भी दिखा ना तो तोड़ दूंगा। चल भाग जा, भाग जा। चल घर ड्रॉप कर देता हूँ।
चल ऑटो। इसमें रोने की क्या बात है रेणु? सही तो कहा आकाश ने, तेरा होने वाला पति है वो। अगर तुझे इस तरह से सड़क पर किसी के साथ हंसते बोलते देखेगा तो गुस्सा तो आएगा उसे। पापा आप उसकी साइड ले रहे? मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं, मैं हकीकत की बात कर रहा हूं। और अब तू ये ऐसे छोटी छोटी बातों पे आंसू बहाना बंद कर। तू तो शादी करके चली जाएगी, तेरे बाद मुझे रागनी के लिए भी तो लड़का देखना है। पापा लेकिन उसने तेरा दुखड़े सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। अब जैसा आकाश कहे वैसा ही कर तू, मेरे पास शिकायत नहीं आनी चाहिए। हाँ, और सुन, अभी फोन कर आकाश को और माफी मांग अभी। अरे बस ठीक हूँ मैं। अपनी हालत तो देखो, कितनी बुरी तरह मारा है उन लोगों ने। मैं नहीं नहीं नहीं, मैं जाऊँ। सुबोध, क्या हो गया? अरे भाग यहाँ से। अरे क्यों? गांव वाले आ रहे हैं तुझे मारने के लिए। क्या बात कर रहे हो ज्ञान? अरे सरपंच और प्रीति के घर वालों से तूने दुश्मनी मोल ले ली है, और ये किस चोरी से ब्याह करके ले आया तू? क्या सोचा था गांव वाले तेरा स्वागत करेंगे? तारे को तो सब कुछ मालूम है ज्ञान। पूरा गांव जानता है प्रीति और अंकुर की प्रेम लीला के बारे में। अंकुर के दबाव में मैंने सब कुछ किया। नीता से शादी करने के लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, वो पैसे मांगे मैंने अंकुर से, और उसके बदले में ये काम किया। तो अरे ये सब कुछ उन लोगों को कौन समझाएगा? उनके सर पर तो खून सवार है। प्रीति के घर वाले और सरपंच ने मिलकर तुम दोनों को मारने का मंसूबा बनाया है। लेके भाग जा इस चोरी को। भाई जिंदा ना बच पाओगे तुम लोग, जिंदा ना बच पाओगे भाई। नहीं मित्र, तू फिक्र मत कर, कुछ नहीं होने दूंगा तारे को। पापा बात तो सुनिए मेरी, कुछ तो खा लीजिए आप। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। पहले तो आकाश को फोन करके माफी मांग। ठीक है पापा, मैं आकाश से माफी मांगने को तैयार हूँ। क्यों दीदी, आप क्यों आकाश से माफी मांगोगी? माफी तो उसे आपसे मांगनी चाहिए। शादी से पहले ही पापा वो दीदी पर इतने हुक्म चला रहा है, तानी शादी के बाद तो क्या करेगा? मैं तो आपसे कह रही हूँ, आप ये रिश्ता तोड़ दो। क्या अड़चन पक रही है? रिश्ता ना हुआ, पेड़ पे लगा हुआ फल हो गया। जब जी चाहा तोड़ दिया। अरे ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। इंजीनियर है आकाश, लाख रुपए की उसकी तनख्वाह है। होगी, लेकिन पापा जिस घर में दीदी खुश ही नहीं रहेंगी वहां उस पैसे का क्या काम? चुप कर तू अभी छोटी है, तुझे समझ नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं इसके भले के लिए कर रहा हूं, और तू उल्टा सीधा मत डाल इसके दिमाग में। लेकिन पापा, दीदी आप परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं कुछ करती हूँ। लो भैया, क्या देख रही है? गांव से बहुत दूर है हम, कोई नहीं आएगा। चल एक काम कर, तू यहाँ बैठ, मैं टिकट लेकर आता हूँ। हाँ ये फोन में पैसे भी भरवा लाना। ठीक है, तू बैठ, मैं आता हूँ। हाँ छोड़ूंगा नहीं यार, नहीं छोड़ेगा है? हलवा समझा है क्या? आपकी वाला तो हाथ लगा के दिखा तो मेरे को सारा मेरे को धक्का दे रहा। मेरा मोबाइल चुराता है, मेरा मोबाइल चुराता है, मेरा मोबाइल चुराता है। अब मैं चोर नहीं हूँ साहब, वो दोनों गुंडों ने मारे को फंसा दिया साहब। झूठ मत बोल, सबने देखा था तुझे, तेरे पास दो मोबाइल थे। अब उन दोनों में से एक तो मेरा फोन था, एक मेरी बीवी का फोन था साहब। सब हुआ क्या था कि मैं जा रहा था और उन दोनों में से एक बंदा मेरे से टकराया और मेरे गिर गया साहब, मेरा फोन भी गिर गया। उनमें से एक मेरा फोन उठा के बोलता है कि ये मेरा फोन है, मेरा फोन है, और वो चोर चोर चिल्लाने लग गए साहब। सब मेरी बीवी बस स्टैंड पे मेरा इंतजार कर रही है साहब। बस पुलिस के सामने जो भी आता है ना, दुख भरी कहानी सुनाता है। एक दिन लॉकअप में रहेगा ना तो सब कबूल कर लेगा। बंद करो इसको लॉकअप में। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा साहब, मैं चोर नहीं हूँ साहब। अभी साहब, आप जिसको ढूंढ रही हैं उनको तो मैंने दिल्ली की बस में चढ़ते हुए देखा है। क्या?
हाँ हाँ, आइए आपको दिखाते हैं कौन सी बस में चढ़े। आइए पास में आइए। सर ये खून से सना हुआ चाकू मिला है, शायद यही मर्डर वेपन है। विक्टिम का चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ा गया है, शायद इसलिए ताकि शिनाख्त ना हो सके। पूजा, बॉडी को कवर करो। ये जंगल रेलवे स्टेशन के नज़दीक है, मुमकिन है कि विक्टिम यहाँ की रहने वाली ना हो और कातिल इसको यहाँ पर कत्ल करने के इरादे से ही लेकर आया हो। सर ये भी तो हो सकता है कि विक्टिम और कातिल एक दूसरे को जानते हो। सर ये देखिए सर, झाड़ियों में एटीएम कार्ड मिला है। देखो जरा किसका। सर एलएनसी बैंक का है, लेकिन इस पे कार्ड होल्डर का नाम नहीं लिखा हुआ। इस बैंक के नज़दीकी ब्रांच से कॉन्टैक्ट करो और कार्ड की डिटेल्स लिख लो। सर ये देखिए। माँ, अच्छी लग रही हो। सॉरी हाँ, लेकिन कुछ ज्यादा ही हो गया, मुझे पता है। लेकिन तुम भी मुझसे बहुत बहस करती हो। काम करो, तुम मुझे सॉरी बोल दो, ठीक है? सब कुछ यहीं पे खत्म करते हैं। आकाश सॉरी। इट्स ओके, आगे से ना। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आकाश, यहाँ पे तमाशा मत करो। तमाशा तुमने देखा ही है। मैं तुम्हें अपनी बीवी मान चुका हूं, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। किसकी वजह से मुझे छोड़ रही हो? उस चंदू की वजह से। काट के लाके रख दूंगा मैं। आकाश, जबरदस्ती तुम मुझे हासिल नहीं कर सकती। अच्छा यही होगा कि मुझे भूल जाओ। प्लीज मुझे मेरी जिंदगी अच्छे से जीने दो। अब आप पूछे इनसे, इनको कितनी बार मैंने कहा कि चोर मैं नहीं, वो लोग हैं, मगर। सर इसके पास 2 फोन थे तो कंफ्यूजन हुई। फिलहाल जाओ तुम। सॉरी सर। सब हमारी बीवी सर। तुम शांत हो जाओ, बैठो। बताओ क्या हुआ है? हमारी बीवी का कुछ पता नहीं चल रहा साहब। आखिरी बार कहाँ देखा था उसको? जयपुर बस अड्डे पे साहब। और सर इन्हें ठगने वाले लोगों के बारे में भी हम पता लगा रहे हैं, और काम करने के तरीके से लग रहा है जैसे कोई पेशेवर मुजरिम थे। सब हमारी बीवी का पता लगा लो साहब। सुबह तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी बीवी को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर बॉडी की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि लड़की की उम्र 23 से 25 साल के बीच थी, और सर लड़की की मौत बॉडी मिलने से 7 से 8 घंटे पहले हुई थी। और मारने से पहले विक्टिम के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया गया, पर बॉडी पर किसी भी तरह के डीएनए सैंपल्स नहीं मिले। शायद प्रोटेक्शन यूज़ किया होगा। और सर बॉडी में नींद की गोलियां भारी मात्रा में मिली हैं। सर हो सकता है कातिल का ये प्लान रहा हो, पहले नशे की गोलियां देकर लड़की को बेहोश किया, फिर उसके साथ फिजिकल हुआ और फिर उसको मार दिया। इसलिए बॉडी पर किसी भी तरह का रजिस्टिंग मार्क्स नहीं है। वो एटीएम की डिटेल्स कब तक आएंगे? सर बैंक मैनेजर से बात की है, कार्ड बहुत पुराना है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। जब तक कार्ड की डिटेल्स आती हैं, विक्टिम की तस्वीर दिल्ली एनसीआर के सभी थानों में भेजो। शायद कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई हो। और इस टैटू को आसपास के जितने भी टैटू पार्लर्स हैं सब जगह दिखाओ, और विक्टिम की तस्वीर सभी लोकल न्यूज़पेपर में दो। शायद कोई शिनाख्त के लिए आ गई। दीदी
आकाश से शादी ना करने का डिसीजन आपका एकदम सही है, लेकिन आप मेरी बात मानो तो अभी भी। रागिनी, मैं जानती हूँ तुझे मेरी फिक्र है, पर तुझे अब मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैंने तय कर लिया, मैं डर के नहीं जीने वाली। और वैसे भी अब मेरी ज़िंदगी में कोई और आ गया है। कौन है वो? और कहीं उसी की वजह से तो तुमने संजीव को रिजेक्ट नहीं किया था? सच बताओ दी। संजीव, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ कि मुझे ये सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। संजीव, मेरे कहने से शादी नहीं रुकेगी, सिर्फ तुम ही शादी को रोक सकते हो। प्लीज़ मुझे रिजेक्ट कर दो। ठीक है, मैं मना कर दूंगा। रेनू दी, उस दिन भी तुमने एक झूठी कहानी बनाकर इतना अच्छा लड़का हाथ से गवा दिया। तुझे संजीव की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? टॉपिक मत बदलो दी। ये बताओ, कोई लड़का है भी या नहीं, या फिर तुम इस बार भी कोई झूठी कहानी बना रही हो? दी, बताओ ना कौन है वो? सही वक्त आने पर सब बता दूंगी। सर जो एटीएम कार्ड हमें जंगल में मिला था, बैंक मैनेजर का कहना है कि वो एटीएम कार्ड झारखंड के भभुआ के रहने वाले एक आदमी का है। सर, हो सकता है वो औरत भी झारखंड की हो। मुमकिन है। तो एक काम करो, तुम झारखंड के लिए निकलो, मैं झारखंड पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। रेणु, कहाँ है तू? इधर आ, बाहर आ। जी पापा, क्या हुआ? क्या है ये? हैं? राजेश कौन है ये? पापा, राजेश मेरे पति का नाम है। क्या? तूने सच में शादी कर ली? कोई शादी वादी नहीं हुआ है अंकल। कह तो रहा हूं आपसे, सर्टिफिकेट नकली है ना? नहीं पापा, ये सर्टिफिकेट एकदम सच है, मेरी वाकई में शादी हो गई है। क्या है ये? अंकल आप दुखी मत हो, देखो आप शादी की तैयारी करो, मैं हूं ना, इसे तो मैं संभाल लूंगा। तो जैसे गुंडे से कभी शादी नहीं करूंगी। निकल जा मेरे घर से बाहर, निकल जा बाहर जा। अंकल, तेरी शादी आकाश से ही होगी। सॉरी आकाश। अरे अंकल, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? प्लीज बुरा मत मान। नहीं अंकल, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं कह तो रहा हूँ आपसे, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। अब शादी की तैयारी की। क्या कर रहे हैं रेणु? मुझे मारेगी? मार। मार। आगे मत बढ़ना कोई भी। पापा हटिए आप यहाँ से, हटिए, मेरे पास मत आना। ठीक है। मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम है, अगर मेरे कोई पास आए तो मैं अपनी नस काट लूंगी। नहीं रेणु, क्या कर रही है? रेणु, कहाँ जा रही है? पापा, आप मुझे कभी समझ ही नहीं पाए। मुजाहिद, आपका ही नाम है? जी साहब, हमारा एटीएम कार्ड चोरी हो गया था साहब। हम पंजाब में जेसीबी चलाने का काम करते हैं। अभी 2 हफ्ता पहले जब हम दिल्ली बस अड्डे पे बस का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक एक आदमी आ धमका। कौन आदमी? साहब, हम बस का राह देख रहे थे, तो आदमी हमसे आकर बोला कि हम भी झारखंड जाने वाले हैं। साहब, वो हमसे बतियाने लगा, हमें बाथरूम जाना था, तो वो हमसे कहने लगा कि हम संभाल लेंगे तुम्हारा सामान। हमने भरोसा कर लिया साहब उस पर, और लौट गए। जब वहाँ लौट कर वापस आए तो ना तो वो आदमी वहाँ पर था, ना हमारा सामान। और उसी बैग में तुम्हारा एटीएम कार्ड भी था? अरे एटीएम कार्ड का साहब, हमारा पर्स, हमारा मोबाइल, पैसा, कपड़ा लत्ता सब कुछ उसी में था। मुझे तुम्हारा फोन भी चोरी हुआ था ना? जी साहब। उसका IMEI नंबर है तुम्हारे पास? रागिनी, रागिनी रुक, ना रही हूँ। रागिनी, अच्छा हुआ तुम मिल गई। रागिनी, मैं कल दिल्ली जा रही हूँ। मुझसे बात मत करो तुम। रागिनी, आई एम सो सॉरी, पर तू ही बता ना मैं क्या करती। वो उस आकाश से शादी करके अपनी जिंदगी तो नहीं बर्बाद करती ना? पर मेरी कर दी ना।
मतलब तुम तो चली गई, पर तुम्हारे किए की सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी। रागिनी, एक मिनट, साफ साफ बता हुआ क्या है? आकाश बेटा, हाँ बाबा, मुझे माफ कर दे, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। देखिए, जैसे हाथों की सारी उंगलियां एक जैसे नहीं होती, वैसे ही सारी औलादें एक जैसे नहीं होती। आप अपना वादा पूरा कर सकते हो अभी भी। मैं रागिनी से शादी कर लूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही तो। रागिनी, तू करेगी ना आकाश से शादी? तू आकाश से शादी करेगी? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। रागिनी, रागिनी मेरी बात तो सुन। सर, मुजाहिद का जो फ़ोन चोरी हुआ था उसको सर्विलेंस पे डाल दिया है। अगर कोई दूसरा सिम एक्टिव हुआ तो पता चल जाएगा। सर, विक्टिम की बॉडी का क्या करना है? डॉक्टर का कहना है कि बॉडी तेज़ी से गल रही है। डॉक्टर से बॉडी का डीएनए प्रिजर्व करने के लिए कहो और उसके बाद अंतिम संस्कार करवा दो। और विक्टिम की जो तस्वीरें दी थी अखबार में, उससे भी कुछ पता नहीं चला? सर, फिलहाल तो नहीं। क्योंकि चल तुम साहब मारो बच्चा, आप सच कह रहे हैं। हमने उसकी बीवी के साथ कुछ नहीं किया। उसको तो 2 लोग उठाकर ले गए थे साहब। कौन था वो आदमी? साहब हमें नहीं मालूम वो आदमी कौन था। हम मानते हैं कि हमने उस दिन सुबोध को ठगा था। लेकिन साहब, जब हमने सुबोध की बीवी को देखा तो हमारे मन में लालच आ गया और हमने एक और प्लान बनाया। अभी साहब, आप जिसको ढूंढ रही हैं उनको तो मैंने दिल्ली की बस में चढ़ते हुए देखा है। क्या कह रहे हैं आप? अरे हाँ, वही ना, हल्की पीली शर्ट वाला आदमी ना। वो तो भाभी साहब 12:20 की बस से दिल्ली चला गया। अरे मैंने ही तो टिकट काटा था उसका। ये हाँ, सुबोध नाम था ना उनका। हाँ, पर ये मारे को अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? भाई साहब, मारे को अभी दिल्ली जाना है। भाभी साहब, आज तो कोई बस है नहीं, कल जरूर मिल जाएगी दिल्ली की बस आपको। कल चले जाना। पर मैंने तो अभी जाना है। आप फिक्र मत करो, आपको दिल्ली जाना है। शाम को यहाँ से टैक्सी जाएगी, वो मेरा दोस्त ही है, छुड़वा देते हैं आपको। वो बोली थी, आसानी से मेरी बातों में भी आ गई। अच्छा दोस्त है मेरा। छोड़ो, छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। अरे छोड़ो। वो आदमी कौन था हमें नहीं मालूम। मैंने उसकी गाड़ी का नंबर का फोटो लेने की भी कोशिश करी, लेकिन नंबर साफ नहीं था साहब। साहब मानते हैं कि हमने उस लड़की को बेचने का प्लान बनाया था, लेकिन वो आदमी उसको किडनैप करके ले गया। और कहाँ लेके गए साहब हमें नहीं पता साहब। नहीं मालूम साहब, हम सच बोल रहे हैं साहब। लेकिन हमें पता है कि तुम दोनों के मुंह से सच कैसे उगलवाना है। साहब, मीता को अगवा किसने और क्यों किया था, ये अब तक पता नहीं चला था। अनुज के मुताबिक मीता को अगवा करने वाला शख्स नकाबपोश था, लेकिन क्या अनुज जैसे शातिर अपराधी की बात पर यकीन किया जा सकता है? दूसरी ओर रेनू और रागिनी, इन दोनों बहनों की कहानी से भी पर्दा उठना अभी बाकी है। या चांदनी, थैंक यू सो मच। तुम नहीं होती ना अगर, तो ये जॉब मुझे कभी नहीं मिल पाती। कितनी बार थैंक्स बोलेगी? दोस्त भी बोलती है और थैंक्स भी बोलती है। चल मेरा घर आ गया, कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय बाय। हेलो। हेलो
पापा मैं रेनू। लेकिन साहब हमारी बीवी को कोई किडनैप क्यों करेगा साहब? सुबोध, हम भी पहले ऐसे ही सोच रहे थे और इसीलिए उन दोनों के साथ हमने सख्ती भी की, पर वो दोनों अपनी अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि उन दोनों ने मीता के साथ कुछ भी नहीं किया। तुम हमें ये सोचकर बताओ, क्या मीता की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, आस पड़ोस में या कहीं और? मीता की तो नहीं साहब, लेकिन हमारी दुश्मनी है सब हमारा गांव में। वो लोग मार देते साहब हमारे को जान से। तो तुम्हें लगता है कि प्रीति के फादर विजय और गांव का सरपंच मीता को अगवा कर सकते हैं? धोखा और दुश्मनी इंसान आसानी से नहीं भूलता साहब। कहीं उन लोगों ने हमारी मीता को। तुम चिंता मत करो, फिलहाल तुम घर जाओ, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम तुम्हें बता देंगे। ठीक है साहब। शर्मा, इस सुबोध के गांव जाकर हमें इंक्वायरी करनी होगी। हो सकता है कि वहां से मीता के बारे में हमें कोई पुख्ता लीड मिले। साहब, इंसान को पहचानने में मौत खा गया मैं। वो आकाश जिसे मैंने अपने बच्चों से ज्यादा माना, कातिल निकला। पापा, पुलिस ढूंढ रही है उसे, और अच्छा ही हुआ कि रेनू दीदी हम सबको छोड़कर चली गई, वरना उनकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाती। मुझे बचा लो, दरवाजा बंद करो, पुलिस मुझे ढूंढ रही है। रागिनी, दरवाजा बंद करो। निकलो यहाँ से। रागिनी, मैं कह तो रहा हूँ, पुलिस मुझे ढूंढ रही है। आकाश, निकलो यहाँ से। क्या बकवास कर रही हो? तुम मेरी होने वाली बीवी हो। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। निकलो। वो ठीक करिए, तुम्हारा उससे अब कोई रिश्ता नहीं है। तेरा भी पढ़ निकला है क्या? छोड़ो पापा को, आकाश छोड़ो। मैं इस घर से नहीं जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ कौन मुझे तो इस घर में नहीं रखता। मैं भी देखता हूँ कौन निकालता है। बाहर जा। यहाँ मत रुक। नहीं, नहीं रह सकता। निकलो यहाँ से, वरना जान से मार डालूंगी। निकलो यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे नहीं साहब, हमारी दुश्मनी तो सुबोध से थी। मीता को अगवा करके मेरे को क्या मिलेगा? साहब, जरूर किसी ने आपके कान भरे हैं। देखिए, इस उम्र में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जोड़ने में टाइम लगता है। क्यों बेकार में तोड़वाना चाहते हैं? धमकियां किसी और को देना साहब। सरपंच हूं गांव का, नियम कायदे मैं भी जानता हूं। जब कह रहा हूं मीता को अगवा नहीं किया तो नहीं किया। कोई सबूत है आपके पास? सबूत हो ना तब आना। जयराम जी की। सर, मुजाहिद का जो फोन चोरी हुआ था वो जयपुर में एक्टिव हुआ एक नए नंबर के साथ। किसका नंबर है? शुभम। हाँ। अरे लेकिन लेके चलो सर। अरे मैंने किया क्या है? लेकिन मारे को मत मारो साहब जी, मैं सब बता रहा हूँ। आपने मैंने वो फोन एक मोबाइल की दुकान से खरीदा था। वो आदमी सेकंड हैंड फोन बेचता है। वो फोन तुमने कौन सी दुकान से खरीदा था? अरे चल निकल। क्या होगा साहब? अरे बात क्या है? मैं बताता हूँ। साहब मैं मानता हूँ कि मैंने चोरी का फोन बेचा है साहब, लेकिन ये कत्ल वतल से मेरा कोई लेना देना नहीं है साहब। किसको बेचा? अरे साहब, दिन में 10 लोग आते हैं, 10 फोन बेचता हूँ। 10 लोगों के चेहरे याद कर और बता किस किस को बेचा था। तेरी दुकान में सीसीटीवी तो है ना? हाँ, पर वो खराब है साहब। अब अगर तुझे खुद की जान बचानी है तो जिसको फोन बेचा था उसके नाम और चेहरे याद कर। नहीं साहब, मैं चेहरे याद करता हूँ। और वो आप लोग क्या बनवाते हैं? स्केच। प्रशांत, जो भी स्केचेस बनवाए उन्हें मुजाहिद से वेरीफाई करवा। जी सर, मेरे ख्याल से लड़की की पहचान करवाने की हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। सर, एक बार फिर से अखबार में फोटो दे दो। तो इस बार विक्टिम और उसके हाथ में जो टैटू है उसकी तस्वीर दिल्ली के अलावा देश के बाकी अखबारों में छुपो, शायद शनाख्त हो पाए। सर। सर, प्रशांत के बनाए स्केचेस में से एक स्केच को मुजाहिद ने आइडेंटिफाई कर लिया है। ये रहा वो स्केच, और इसे उठा लिया है।
मैं मानता हूँ कि मैंने मुजाहिद का सामान और उसका फ़ोन चुराया था साहब, पर वो सारा सामान मैंने प्रशांत को बेच दिया था साहब। तुमने जो मुजाहिद का सामान चुराया था उसमें मुजाहिद का एटीएम कार्ड भी था, और वो एटीएम कार्ड हमें एक लड़की की डेड बॉडी के पास मिला। वहाँ कैसे पहुँचा? मतलब तुमने पहले उस लड़की का मर्डर किया, सामान प्रशांत को भेजा, और वो एटीएम कार्ड तू गलती से वहीं भूल गया, है ना? साहब ये सच नहीं है साहब, मैं कोई खूनी नहीं हूँ साहब। मारे को तो ये चोरी भी मजबूरी में करनी पड़ी थी साहब। एक हफ्ते पहले मारे को भी वहीं पर लूटा था किसी ने, उसी जगह पर। हमारे पास तो जयपुर आने का भी पैसा नहीं था साहब, और मजबूरी में मारे को भी वही जुल्म करना पड़ा जो हमारे साथ हुआ था। इस टैटू को देख और बता, तूने ये टैटू किसी लड़की के हाथ में देखा था? नहीं साहब। अगर ये सुबोध सच बोल रहा है तो हमें इस केस को रीलुक करना पड़ेगा। हमसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक तो हुई है। सर, सुबोध का स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए मैंने प्रशांत को पुलिस स्टेशन बुलाया था, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा है। सर, प्रशांत का घर और दुकान दोनों जगह चेक किया, दोनों जगह ताले लगे हुए हैं। खबरियों को काम पे लगाओ, लेकिन ढूंढो इस प्रशांत को। जी सर। इस प्रशांत ने भागकर कम से कम इतना तो साबित कर दिया कि इसका इस केस से कोई ना कोई ताल्लुक तो है। सर, खबरियों ने पता लगाया है कि मीता को जीबी रोड के एक ब्रोथल में बेचा गया। वो ब्रोथल मुन्नी नाम की एक औरत चलाती है। उसने बताया कि 5 महीने पहले मीता एक अपने कस्टमर के साथ भाग गई थी। एक काम करो, लोकल पुलिस की मदद से मीता की सर्चिंग शुरू करो। मैं तब तक उसके पति सुबोध को इन्फॉर्म करता हूँ। ओके सर। मेरी बेटी रागनी ही है, उसके हाथ में ही ऐसा टैटू बना था। वो अपनी बहन रेनू को ढूंढने यहाँ दिल्ली आई थी। मुझे क्या पता था एक बेटी की तलाश में दूसरी बेटी भी खो दूंगा। रागनी का फोन स्विच ऑफ है। क्या आपके पास आपकी बड़ी बेटी रेनू का फोन नंबर है? मुझे उसका पुराना नंबर याद है। नंबर बताइए। सर, रेनू का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन मोबाइल कंपनी से पता चला है कि उसने नंबर लेने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल सबमिट किया था, जिस पर फरीदाबाद का एड्रेस है। फरीदाबाद? जी सर। सर, जब वहाँ पहुँचे तो मालूम चला कि रेनू फरीदाबाद से जयपुर जा चुकी है। और जयपुर में कहाँ रह रही है आजकल? सर, ये तो पता नहीं चला है, लेकिन सर रेनू फरीदाबाद के जिस एड्रेस पर रहती थी उसी एरिया में चांदनी नाम की लड़की भी रहती थी, जिसका कुछ दिनों पहले मर्डर हुआ था। और सर, ताज्जुब की बात तो ये है कि चांदनी का मर्डर भी वैसे ही हुआ था जैसे रागिनी का मर्डर हुआ था। क्या दोनों विक्टिम्स को मारने से पहले नशे की दवा दी गई? हाँ सर। और सर, इतना ही नहीं, दोनों लड़कियों का रेप भी हुआ था, और चांदनी की लाश भी रेलवे ट्रैक के पास के जंगलों में मिली थी। अच्छा, ये रागनी और चांदनी क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते थे? नहीं सर, लेकिन चांदनी रागिनी की बहन रेनू की बहुत अच्छी दोस्त थी। रेनू की बहन रागनी का कत्ल ठीक उसी तरह से हुआ जैसे रेनू की फ्रेंड चांदनी का। माजरा क्या है? सर, कमें। सर, रागिनी कॉल रिकॉर्ड्स। सर, कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर ऐसा मिला है जिससे रागिनी रेगुलरली टच में थी। किसका नंबर है? सर, नंबर तो फेक डॉक्यूमेंट से कर लिया गया है, लेकिन जिस फ़ोन में ये नंबर यूज़ हो रहा था वो डबल सिम स्लॉट वाला फ़ोन है। तो जाहिर सी बात है इस दूसरे सिम के डॉक्यूमेंट्स भी फेक ही होंगे। जी हाँ सर, लेकिन सर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये जो दूसरा सिम कार्ड है ये किसी और फ़ोन में एक्टिव था। ये हमारा पहला फ़ोन है जो कि डबल सिम स्लॉट वाला है। ये पहला सिम बंद है, और ये जो दूसरा सिम है ये किसी दूसरे मोबाइल में एक्टिव है, और ये दूसरा फ़ोन भी डबल सिम स्लॉट वाला है। जब हमने इसके IMI नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि इसमें एक तीसरा सिम यूज़ हो रहा था, और ये तीसरा सिम अब किसी और फ़ोन में एक्टिव है। और सर, ये सिम जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है उसके बारे में पता चल गया है। कौन है वो? हमारी बात को भरोसा करो साहब, वो चोरी का फ़ोन था जो मैंने प्रशांत से खरीदा था। अब उसके पहले किसने इस्तेमाल किया, कब किया, मैंने क्या मालूम साहब। एक बार तुम पर भरोसा करके गलती कर चुके हैं, लेकिन वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। मर्डर केस है। जिस लड़की का कत्ल हुआ ना, उसकी एक नंबर पर लगातार बात होती थी, और जिस नंबर पर बात होती थी और जिस मोबाइल इंस्ट्रूमेंट में वो सिम इस्तेमाल होता था, उस मोबाइल इंस्ट्रूमेंट के तार तेरे मोबाइल से जुड़ रहे हैं। इस बार सीधे सीधे पूछो, सीधे सीधे बता दे। अगर नहीं बताएगा ना तो उल्टा लटकाएंगे, और इस बार इतना हाँ मारेंगे। तो मारो ना साहब, मारो, लेकिन सच यही है साहब कि किसी खून से मेरा कोई लेना देना नहीं साहब। हमारी तो किस्मत ही खराब है।
जो ये सारे दुख और ये मुसीबत एक साथ हमारी किस्मत में आ लिखे। और साहब अगर आप बोल रहे हो कि मैं खूनी हूं तो हमारी बीवी मीता को खूनी कौन है साहब? मतलब आप साहब बोल क्या कहना चाहता? साहब मेरी बीवी मीता का खून हो गया था साहब, और मैंने जयपुर थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई है। आप चाहो तो पता कर लो। सुबोध बुरी खबर है तुम्हारे लिए। तुम्हारी बीवी मीता को दिल्ली में एक कोठे पर बेचा गया था। हम उसे ढूंढ ही रहे थे कि हमें उसकी ये फोटो मिली। पानीपत में उसकी लाश मिली हमें। किसी ने उसका गला दबा के मार दिया था उसे। सर मुझे नहीं लगता सुबोध खूनी हो सकता है। मैंने पता किया है, इसकी वाइफ का मर्डर हुआ था और ये बात सच है। हालांकि चांसेस कम है, पर फिर भी क्वेश्चनिंग करते रहो। प्रशांत के बारे में कुछ पता चला? सर तलाश जारी है। ढूंढो उसे। सर साला भी साले वर्दी देख पक गया होगा। साला पेंटिंग क्या बात है। भाई 2 मिनट जोर से लगी। सुखराम जल्दी आओ। खुद को मारने की कोशिश की इसने। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। हेलो, हाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ। पुलिस की नजरों में अब भी प्रशांत और सुबोध दोनों संदिग्ध थे। पुलिस ने सुबोध की फोटो कई रीजनल अखबारों में छपवाई। कई हफ्तों तक यह सिलसिला चलता रहा। अंततः पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने इस केस का सबसे बड़ा खुलासा किया। एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबको अचंभित कर दिया। सर इस सुबोध को तो हम निर्दोष समझ रहे थे, ये तो बड़ा ही शातिर निकला। अखबार में हमारे द्वारा सर्कुलेट की गई फोटो को देखकर कई पुलिस स्टेशन से फोन आए। सर बंगाल पुलिस ने तो इसे वांटेड घोषित किया है। दुर्गापुर में एक मर्डर किया था इसने। पर समझ में नहीं आई, सुबोध का नाम डेटाबेस में कैसे नहीं मिला? क्योंकि सर ये हर जगह फेक नेम से क्राइम करता है। बंगाल पुलिस में बादल नाम से केस रजिस्टर्ड है, बिहार में विनोद और एमपी में रघुराम। सर बंगाल केस में सुबोध ने एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट की थी। अंजना नाम की एक लड़की को जंगल में ले जाकर नशे की दवाइयाँ दी, उसके साथ रेप किया और उसका मर्डर कर दिया। एक आई विटनेस की वजह से पकड़ा गया और 2 महीने तक जुडिशियल कस्टडी में था। सर जेल के इंचार्ज से मेरी बात हुई। उसका कहना है कि सुबोध जेल में चार्ल्स शोभरा जैसे सीरियल किलर्स की किताबें पढ़ता था और दूसरे कैदियों को भी सीरियल किलर्स की कहानी सुनाता था। सीरियल किलर? इस सुबोध की दिमागी हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। सर जेलर को भी यही लगता था, तो उन्होंने साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट किया और साइकेट्रिस्ट का कहना था कि सुबोध सेक्स एडिक्ट है और उसके लिए वो मर्डर भी कर सकता है। अच्छा इसकी जमानत तो हुई नहीं होगी, फिर ये छूटा कैसे? सर सुबोध ने वही तरीका वहाँ अपनाया जो उसने यहाँ अपनाया था। सुसाइड का नाटक करके अस्पताल में भर्ती होकर चकमा देकर भाग गया। अच्छा सुबोध ने बंगाल के अलावा और कहाँ मर्डर किए? सर सुबोध ने कुल 11 मर्डर किए हैं अलग अलग नाम से, और सब में विक्टिम औरतें थीं। गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भी मर्डर किए सुबोध ने। तो मतलब अगला मर्डर ये दिल्ली में नहीं कहीं और करेगा। ये कहीं ना कहीं तो अगले शिकार की तलाश में होगा। वर्मा, इससे पहले ही किसी और मासूम को अपना शिकार बनाए, ये सुबोध मुझे सलाखों के पीछे चाहिए। सर हेलो, सर वो रूम नंबर 11 में पक्का वही है सर? पक्का? यस सर। चलो। सुबोध बहुत घुमा लिया तूने हमें, अब पुलिस स्टेशन चलने का समय आ गया। लेके चलो इसे। खूब दौड़ाया ना आप लोगों को, लेकिन अब और परेशान नहीं करूंगा। बता दूंगा सब कुछ। हमारी मीता
जिसको उन कमीनों ने धंधे पर बैठा दिया था। आपको तो पता ही चला होगा ना? पता है हमें। तुम्हारी बीवी मीता अपने किसी कस्टमर के साथ भाग गई थी। अरे वो कस्टमर में ही तो था, पहले भगा के ले गया उसे और मार दिया। फिर क्यों मारा मीता को? मैली होगी थी ना साहब। मीता की मौत के बाद मानो मन नया जन्म मिल गया हो। सालों तक लोगों ने सताया मारे को, पर अब हमारी बारी थी। रेणु कहाँ? यही दिल्ली के त्रिनगर में शादी की थी उससे मैंने। और रेणु की बहन रागिनी, उसे क्यों मारा? रेणु के साथ उसे मार्केट में देखा था मैंने। रागिनी बड़ी पसंद आई थी मैंने, लेकिन रागिनी से पहले रेणु की सहेली चांदनी से मिला मैं। उसके खूब मजे लिए मैंने, फिर मार दिया उसे। और बाद में मुझे पता चला कि रेणु रागिनी को बार बार फोन करती थी, और वहीं से रागिनी का नंबर चुराया मैंने, और फिर रेणु से मिलने के बहाने उसे दिल्ली बुला लिया। बस बस भाया। यहाँ पर किस लिए? यहीं से जाना पड़ेगा, वो पूरा घूम के जाएंगे तो टाइम लग जाएगा ना। अरे थक गई है, एक काम कर। और कितना दूर जाना है? ये जूस पी ले, पी ले पी ले। और पी ले। चलो ये सब वैश्यपना क्यों करता था? हमारे को भी शोभराज भैया की तरह अलग अलग लड़कियों को चखने का चस्का लगा था। तूने सभी विक्टिम्स को किसी रेलवे स्टेशन के पास वाले जंगल में ले जाकर मारा, और वहां ले जाकर मारने से पहले तूने नशे की दवाई देता था। कहां से सीखा ये सब? अभ्यास किया था साहब, खूब पढ़ता था मैं जेल में। और इतना ही नहीं, प्रोटेक्शन यूज करता था हर बार, ताकि आप लोगों को कोई सबूत ना मिले। सोचा था कि शोभराज भाई का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। मस्त। सुबोध ने अपने स्टेटमेंट में जो खुलासे किए थे वो काफी चौंका देने वाले थे। सुबोध एक कुख्यात अपराधी के किस्सों और कारनामों से काफी प्रभावित था। उस अपराधी को वो अपना आदर्श, अपना रोल मॉडल मानने लगा था, और उसके जैसा बनने की सनक में वो ठीक उसी अंदाज में अपराध किया करता था। सुनने में कितना विचित्र लगता है ना, लेकिन अफसोस कि ये आज के युग की सच्चाई है। जिस तरह मनोरंजन के नाम पर खबरों को सनसनीखेज बनाकर हमारे सामने पेश किया जाता है, ये भी इसकी एक वजह है। न्यूज चैनल और अखबार में हमें अक्सर कुख्यात अपराधियों का महिमा मंडन सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। एक भगोड़े व्यापारी से लेकर एक फ्रॉड बाबा की आलीशान जिंदगी को हमारे सामने एक रोमांचक कहानी की तरह पेश किया जाता है, और युवा अक्सर ऐसे बैड बॉयज की कहानी से आकर्षित होते हैं और उनके जैसा बनने की चाह पालने लगते हैं। वो ये सच नजरअंदाज कर देते हैं कि इन सभी शातिर अपराधियों की जिंदगी सिर्फ एक छलावा मात्र है और कुछ नहीं। यह अत्यंत आवश्यक है कि आज का युवा अपने आदर्श सोच समझकर चुने। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर से मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।